everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the section number B of our sample question paper. ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 10th साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी, सी और देखेंगे अगर हमारे डी और ई इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दी थी, किस टाइप का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो सब हमने देख लिया था। बाकी सेक्शन बी और सी के लिए फिर से देख लेते हैं। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। और वहीं सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ध्यान दो, ये है वेरी शॉर्ट, ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिल देंगे। और सेक्शन ई में क्या है कि 3 सोर्स या फिर आप कह सकते हो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स ईच होंगे और उसमें सब पार्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के साथ। सेक्शन ए में जितने भी MCQs हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ सेक्शन ए में किसी को भी कोई भी डाउट है आप सेक्शन ए वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने सेक्शन ए वाली वीडियो नहीं देखी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वो ज़रूर देखना। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो और ज़्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स होंगे, ठीक है, वो भी हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हम करेंगे दैट हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, अब ध्यान दो, पहले और में क्वेश्चन है, यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है या आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। 21 में ही 2 पार्ट हैं, एक है ये और एक है ये, और करके क्वेश्चन है, या ये करो या फिर ये करो, और का बिल्कुल ध्यान दिया करो। ठीक है, ऑलराइट। अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, क्या होता है स्लेक लाइम? स्लेक लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लेक लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या गिवन है क्वेश्चन में? अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है स्लेक लाइम का, वो स्लेक लाइम को ही हमने डिसॉल्व करा इन एक्सेस ऑफ वाटर। दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, यानी कि जो स्लेक लाइम है, ये हमें पता ही क्या है, ये स्लेक लाइम है। स्लेक लाइम को हमने एक्सेस वाटर में डिसॉल्व कर दिया और उसको हमने एयर में एक्सपोज छोड़ दिया। द सोल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। अब ये क्या है? मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। नाउ व्हाट इज द रीज़न कि ये सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है? द रीज़न इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट because of the formation of precipitate which is faint white in color. Alright, explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of a chemical equation. ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, केमिकल इक्वेशन मेंशन करनी है और साथ ही साथ आपको बताना है कि फेंट वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बना। ठीक है, और ध्यान रखना केमिकल इक्वेशन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस करना जो है इस क्वेश्चन में देख सकते हो मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है इक्वेशन को बैलेंस ज़रूर करना। ठीक है, उससे बहुत ही अच्छा जो है पॉजिटिव वे, एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा हमारे एग्जामिनर की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई होप आप सभी समझ चुके हैं क्या पूछा है एग्जैक्टली क्वेश्चन ने।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब हमने एक्सेस वाटर में डिसॉल्व कराया सो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन क्यों हुई, क्योंकि हमसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप उसी का रीज़न दोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम, ठीक है, स्लेक लाइम भी लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो। अब क्या हुआ कि स्लेक लाइम ने, क्योंकि वो एयर में मेंशन था ना कि एयर में एक्सपोज छोड़ दिया गया है, सो एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसी तरीके से एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है। एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है। सो स्लेक लाइन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और क्या बना लिया, ये देखो, ये आपके सामने केमिकल इक्वेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो इतना करने पे आपको जो है, देखो ये जो इक्वेशन आपने लिख दी ना, इसके आपको मिल गए 1 मार्क्स। समझ आया, ये जो आपने इक्वेशन लिख दी इसके आपको मिल गए 1 मार्क। और ये जो आपने एक्सप्लेन करा है, इसी इक्वेशन को जो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसके आपको अलग से 1 मार्क मिल जाते हैं। ऑलराइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, विच रिजल्ट्स इन मिल्कीनेस, और आप इसको वाइट प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो, ठीक है, मिल्कीनेस और वाइट प्रेसिपिटेट, या फिर आप इसको टर्बिडिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, मिल्कीनेस हुई, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई, और दैट इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ इसी इक्वेशन को मेंशन कर दिया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और उसी के आपको अलग से 1 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ अब आप ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है आपकी, ये हम बैलेंस कर सकते हैं, और ध्यान अगर आप दोगे तो यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो यानी कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। सो ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हो, ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू दी और वाला पार्ट। सो और वाले पार्ट को भी हम देख लेते हैं। ओके, और वाले पार्ट में क्या मेंशन है, ध्यान रखना कि एक ही पार्ट करना है, या तो और से ऊपर वाला करो या नीचे वाला, ठीक है। सो कीर्ति ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करा इन 4 मेटल्स में, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन द गिवन टेबल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस एंड गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जहाँ आपको गिवन हो कि ये पर्टिकुलर केमिकल मैंने क्या किया, इस मेटल में ऐड कर दिया, और इस मेटल को मैंने इस केमिकल में ऐड कर दिया, सो किस टाइप का रिएक्शन होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। सो ये आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये देखो, ठीक है। सो अब हमने क्या किया कि हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करा है ना इन सभी मेटल्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। सो हमें चेक करना है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो जो मेटल्स हैं वो सभी क्या होंगे, रिएक्शन शो करेंगे हाइड्रोजन से ऊपर, यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है यानी कि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो यहाँ कॉपर की मैं बात करूँ सो ऊपर नहीं आता, कॉपर नीचे आता है। सो क्या यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, सो द आंसर इज नो। आयरन के केस में देखो आयरन ऊपर आता है यानी कि रिएक्शन होगा, आंसर इज यस। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, अगेन द आंसर इज यस।
एंड जिंक भी ऊपर आता है, यानी कि यहाँ पर भी द आंसर इज यस। सो द ओनली केस जहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ओनली केस किसका है, वो है कॉपर का। सो हमें इन तीनों के लिए क्या है, हमें इक्वेशन लिखनी है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन देखनी है जो कि कीर्ति ने दी थी। सो मैच करो, यस 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 नो यस यस, यानी कि जिंक के लिए और आयरन के लिए जो है कीर्ति ने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन मैग्नीशियम के लिए और कॉपर के लिए कीर्ति ने सही ऑब्जर्वेशंस नहीं दी। आई होप यू गॉट इट कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा ध्यान रखना। अब इनके हम रिएक्शंस देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा रिएक्शन। अब जिन जिन की करेक्ट उसकी ऑब्जर्वेशन थी, सिर्फ उन्हीं के रिएक्शन लिखने दें। अब हमने देखा था कि मैग्नीशियम के केस में और मैंने बताया कि कॉपर के केस में रिएक्शन नहीं, मैग्नीशियम के केस में होगा लेकिन कॉपर के केस में नहीं होगा। लेकिन जो मेंशन था वो रिवर्स अपोजिट दे रखा था ना। सो हम इन दोनों के लिए नहीं लिखेंगे इक्वेशन, जस्ट आप इन दो मेटल्स को उठाओ, HCl के साथ रिएक्ट करा दो, बस सिंपल है। H, आता है HCl में प्लस आयरन, सो आयरन Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, FeCl to FeCl3 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। हमें पता है कि जब ये मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती ही है, प्लस हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को रिलीज कर दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl आता है, उसमें से अगर हाइड्रोजन चली जाएगी बचेगा क्या, क्लोरीन, सिंपल। Zn और Cl, दो Cl एटम जुड़ेंगे, बच जाएगा ZnCl2। समझ आया सभी को? तो ये हो गई आपकी रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस। यहाँ आपको बताना है कि जो हार्ट बीटिंग है, ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट है, वो रिफ्लेक्स एक्शन से डिफरेंट कैसे है। अब हमें पता है यहाँ सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों ही एकदम से होते हैं, मतलब एकदम से इन द सेंस कि दोनों ही इनवॉलंटरी है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन की भी अगर मैं बात करूँ तो सडन एक्शन होता है, इनवॉलंटरी है, ओके। अब आपको क्या है, इनमें डिफरेंसेस बताने हैं। कोई भी 4 एग्जाम्पल दो और आप डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ ये आपको 5 पॉइंट्स मेंशन करके दे रखे हैं, बल्कि 6 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, कोई भी आप 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है बहुत ध्यान रखना कि ये टेबल बनाकर ही करोगे, ठीक है, पैराग्राफ में मत लिखना। ऑल्सो ये जो टेबल आप ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करोगे, ये आप जो है प्रेफर करना कि पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक है, ओके। सो एक तरफ लिख लेंगे बीटिंग ऑफ हार्ट और एक तरफ लिख लेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनवॉलंटरी एक्शंस। पहले हमें पता है कि ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो है तो एक तरीका का इनवॉलंटरी एक्शन, लेकिन वो उस कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। रिस्पॉन्ड जो होता है उस टाइम पे वो क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सो इनवॉलंटरी एक्शन है। अब इनवॉलंटरी एक्शन को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जो कि हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जैसा हम सोचते हैं कि मैं अपनी टंग की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू माय विल कर सकती हूँ, अपने हैंड की मूवमेंट जो है वो मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हूँ, लेकिन क्या बीटिंग ऑफ हार्ट में ये पॉसिबल है? सो द आंसर इज नो, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? दे आर सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। याद रखना, सडन एक्शन होते हैं, एकदम से जो एक्शन होता है, जैसे कि गरम तवे पे या गरम पतीले पे एकदम टच कर दोगे, एकदम से हाथ जो ऐसे पीछे जाते हैं ना, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर किसी भी काइंड के स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपके हार्ट को स्टिमुलस चाहिए होता है बीटिंग के लिए? नहीं। सो कोई भी स्टिमुलस नहीं चाहिए। लेकिन क्या रिफ्लेक्स एक्शन, सडनली जो एक्शन हो रहे हैं, क्या लगातार आप करते रहते हो? नहीं, यानी कि इनको कोई स्टिमुलस तो चाहिए।
कुछ ना कुछ तो ऐसा काम हुआ होगा जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, जैसे कि गरम पतीले पे, गरम तवे पे टच होना, दैट इज व्हाट, दैट्स अ स्टिमुलस। ऑलराइट, these actions are regulated by the brain। yes, involuntary action हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है और ये रेगुलेट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शंस को पता है हमें। अब बीटिंग ऑफ हार्ट में किसी भी टाइप की स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमें पता है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है कार्डियक मसल की, ठीक है, यानी कि स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में हो क्या रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन में हम हैंड ही तो एकदम, अपना हाथ ही तो एकदम हटाते हैं, दैट मीन कि स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये जो है हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट, ऑफ कोर्स ये थ्रू आउट द पर्सन, जिसकी भी लाइफ है, थ्रू आउट वंस लाइफ ये परफॉर्म होते रहते हैं वाले एक्शंस। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसी भी एक जो इमरजेंसी का इवेंट होगा, इमरजेंसी की कंडीशन है, उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। बीटिंग ऑफ हार्ट, दिस एक्शन में भी क्विक और स्लो। यस, कई बार क्विक एक्शन हो जाता है, कई बार स्लो एक्शन है। कहीं इमरजेंसी की कंडीशन है, हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, कुछ भी एकदम फ्लाइट और फियर वाली जो कंडीशन होती है, फाइट और फ्लाइट वाली, ठीक है, उस वाली कंडीशन में जो है क्विक हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विक होंगे। समझ आया सभी को? सो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपकी नोटबुक्स में सभी मेंशन होने चाहिए। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड। उन पेशेंट्स का जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, उनको लेस ऑयली फूड खाना रिकमेंड करा जाता है, ऐसा क्यों? अब यहाँ से अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन पता होगा तो भी आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि गॉल ब्लैडर होता क्या है, करता क्या है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सिंपल, आई होप आपको पता होगा कि लिवर है, लिवर के साथ ही क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली लिवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिवर क्या है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को और कॉन्सेंट्रेट भी करता है, ठीक है। स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स दी बाइल जूस। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जिन पेशेंट्स का गॉल ब्लैडर नहीं है, किसी भी कारण से गॉल ब्लैडर का रिमूवल हो चुका है, ठीक है, सर्जिकली रिमूवल अगर हो चुका है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, पहले तो फंक्शन मेंशन करो। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। हमें पता है कि जो बाइल जूस है ना, वो फैट की, लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ऑलराइट, इतना लिख दिया आपने, बता दिया इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, इसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगर हमारे पास स्टोर्ड बाइल नहीं होगा, क्योंकि बाइल की प्रोडक्शन तो लिवर से हो रही है, लेकिन स्टोरेज कहाँ है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अगर स्टोर्ड बाइल नहीं है, फैट्स की एमल्सिफिकेशन नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेग्लिजिबल कह लो या इफेक्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी। फैट की एमल्सिफिकेशन मतलब एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना इज व्हाट इज एमल्सिफिकेशन, ओके। एंड दिस फैट डाइजेशन विल बी स्लो, हेंस देयर आर सच डाइट रिस्ट्रिक्शंस। समझ आया ये डाइट रिस्ट्रिक्शंस क्यों होती है? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द 24th क्वेश्चन। अब 24th क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर reabsorbed ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। What are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney? अब यहाँ आपको क्या है, ऐसी दो सब्सटेंसेस, सिर्फ ये देखो, सिर्फ दो ही पूछी हैं आपसे, ठीक है, नहीं दो पैरामीटर पूछे हैं, दो सब्सटेंसेस नहीं पूछी, दो पैरामीटर्स पूछे हैं। वो सब्सटेंस बताओ वाटर से अलग जो कि रीअब्जॉर्ब होंगी यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि आपका किडनी वाला ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले टॉपिक से है,
ठीक है। और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होगी इन द किडनी ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन क्या है, आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता, 3 मार्क या 4 मार्क का होता, सो आप इसको क्या है डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। सो यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी आप सभी के लिए। ऑलराइट, अब ये देखो, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो है इतनी सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। क्या होती है, रीएब्जॉर्ब होती हैं। सो रीएब्जॉर्ब में से हमें जो पता है वाटर तो होता ही है, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अब वो हमें यहाँ मेंशन करने हैं। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। अब ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि ग्लूकोज कार्ब्स के कैटेगरी में आएगा, प्रोटीन्स की कैटेगरी में आएगा या लिपिड्स की कैटेगरी में आएगा। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो ग्लूकोज क्या है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये तो प्रोटीन बनाने की छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं। ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ बहुत मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है एज ए यूरिन फ्लोज अलोंग दी ट्यूब। ट्यूब क्या है यहाँ पर, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले। यहाँ तो हमें पता है क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है। अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, अब एक क्वेश्चन का पार्ट ये भी था कि जो वाटर की अमाउंट जो रीएब्जॉर्ब हुआ है वाटर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन दी बॉडी। अगर बॉडी में ऑलरेडी कम वाटर है सो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी। अगर बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सो बॉडी को जो है इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी वाटर की, सो बॉडी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट वाटर इज देयर, सो इन 2 कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अदर देन वाटर कौन सी चीज़ें हैं जो कि रीएब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। सो वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है आपका फिजिक्स से क्वेश्चन। ये देखिए, अब ये आपको फिनोमेना बताना है, ठीक है, जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम व्हिच ऑफ द 2 लाइट्स मेंशन्ड अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रिज्म का आपका डायग्राम दे रखा है, कौन सा फिनोमेना है, कौन सा है ये जल्दी से बता दो, कुछ है ही नहीं इसमें डिफिकल्ट। डिस्पर्जन है। जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा। हमने बहुत बारी इसको रिवाइज करा था, ट्रिक देखी थी किस किस से आप याद कर सकते हो किसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस फिनोमेने को एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ क्या है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कि फिनोमेना कौन सा है जो यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। सो फिनोमेना क्या है, डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन होता क्या है, मेंशन करना था। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स और पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म। सो प्रिज्म दिख गया, एक बारी माइंड में डिस्पर्जन का फिनोमेना ज़रूर क्लिक करना चाहिए। और ये 7 कलर्स क्या है, विबग्योर। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ वॉयलेट की, सो यहाँ क्या है, लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है। वॉयलेट की क्या है, लीस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। अब ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखो रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। अब मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी ही लीस्ट डेविएशन करेगा। मैक्सिमम वेवलेंथ दैट मीन लीस्ट डेविएशन, ठीक है। और इसकी लीस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है।
सो ये क्या है, सन से रेडिएशंस आ रही है प्रिज्म पे, और यहाँ आप देख सकते हो कि वॉयलेट लाइट और ब्लू लाइट में आपसे पूछा गया था कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। सो येलो लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, येलो लाइट की डेविएशन कम है एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। सो डायरेक्टली वी कैन से कि येलो लाइट में क्या है, ग्रेटर लैम्डा, यानी कि ग्रेटर क्या है, वेवलेंथ है। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज how will you use two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light? Draw the diagram. यहाँ आपको फिनोमिना बता दिया, ठीक है, ये क्या है, फिनोमिना बता दिया आपको, और यहाँ आपसे डायग्राम पूछा गया है। ये क्या है, आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट वाला फिनोमिना आपको गिवन है, ठीक है। सो यहाँ क्या करना है, आपको एक प्रिज्म को रखना है, दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म रखना है, और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि मतलब आप अगर वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हो सो फाइनली वाइट लाइट ही आनी चाहिए। इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट आपकी होगी इस केस में। ऑलराइट, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, हमें पता है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है दो प्रिज्म्स के, जहाँ पर एक प्रिज्म को हम ऐसे ही पोजीशन में रखेंगे और दूसरे को इन्वर्टेड, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, P1 एंड P कह लो, P2 कह लो, इन्वर्टेड रखा जाएगा एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को। ऑलराइट, अब ये जो एंगल ए होता है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म पे जिसको हम बोलते हैं, दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब इन्वर्टेड है तो अपोजिट। While the first prism splits the light in the 7 colors due to different angle of reflection, the second prism combines the spectrum along a single ray and the colors again combine to give white light as the emergent light. Finally ये जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, emergent ray और emergent light। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इंसिडेंट जो करी थी वाइट लाइट, जब एक प्रिज्म से वो पास होगी, सो प्रिज्म से पास करने के बाद ये तो बेसिक फिनोमिना है कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जब दूसरा आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म हमने रखा, सो ये सभी 7 कलर जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और फाइनली ये वाइट लाइट को ही एमर्ज करेंगे। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू किस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। और यहाँ आपको डायग्राम मेंशन है कि आपको ड्रॉ करना है, सो ज़रूर ड्रॉ करना। ऑलराइट, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a lot of waste is generated in neighborhood, however almost all of it is biodegradable। बहुत सारा वेस्ट जो है हमारे नेबरहुड में जनरेट हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक वो जो वेस्ट है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। What impact will it have on environment और human health? Environment और human health पे अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमें पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन हमें इतना भी पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज तो हो जाता है, लेकिन डिकम्पोजिशन प्रोसेस में टाइम बहुत लेता है और उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल एज, अब यहाँ पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। Its decomposition is a slow process leading to a production of foul smell and gases। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, फाउल स्मेल और गैसेस किसकी वजह से होंगी, बैक्टीरिया, फंगाई, जितने भी हमारे डिकम्पोजर्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, सो वो ये फाउल स्मेल और गैसेस रिलीज करेंगे। इट कैन बी द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स दैट क्रिएट अनहाइजेनिक कंडीशंस। सो ब्रीडिंग ग्राउंड भी हो सकता है उन जर्म्स के लिए जो कि अनहाइजेनिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये दो पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और पॉइंट्स आप मेंशन करोगे सो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। सो प्रेफर करा करो कि जिस क्वेश्चन में आप पॉइंट लिख सकते हो उनमें पॉइंट्स ही मेंशन करो। ऑलराइट, identify the type of reaction mentioned above in first and second।
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑलराइट, आइडेंटिफाई करो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ मैंने इस तरीके से आपसे बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, जब एक यहाँ रिएक्टेंट है और दूसरा, एक अकेला प्रेजेंट है दूसरा कंबाइंड में है, और एक जो है सी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और बी अकेला रह गया, ठीक है, ए सी और बी अलग हो गया, यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और नीचे वाले केस में अगर मैं बात करूँ, ए और बी इकट्ठे हैं, सी और डी इकट्ठे हैं, लेकिन क्या हुआ, ए ने सी के साथ बॉन्ड बना लिया और बी ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया। सो ए सी और बी डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हुई, लेकिन यहाँ पर जो एक बार हुई थी यहाँ वो 2 बार हो गई। सो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया। ऑलराइट, अब हमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको इक्वेशन बैलेंस भी करनी है। अब आपने जितने भी रिएक्शंस अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ रखे हैं वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आयरन का, जिंक का, लेड का। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज कि आप जो है सॉल्यूशन ले लो, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और साथ में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रखो, रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी ना आपको। सो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रखो, ठीक है, यहाँ कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस तरीके का जब आप सेटअप कर दोगे सो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ आपने कॉपर के साथ क्लोरीन रखा, कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड। सिंपली हमें पता है कि लेड जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जिंक कॉपर को कर देगा जिंक सल्फेट, आयरन कॉपर को कर देगा आयरन सल्फेट, और यहाँ निकल गया कॉपर, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या करोगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। अब सिंपली आप क्या करो, ABCD, ठीक है, ABCD, और यहाँ क्या हुआ, Na2SO4, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड था। फाइनली प्रोडक्ट साइड में क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। सो बैरियम सल्फेट यानी कि यहाँ बन गया BC और यहाँ बन गया AD, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, बट वो एग्जाम्पल जो है सही होना चाहिए और इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द 28th क्वेश्चन, यहाँ क्या गिवन है आपको, ये दे रखा है एक डायग्राम। अब यहाँ आपको इस डायग्राम के बेसिस पे अब हम देख पा रहे हैं ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आपको आइडेंटिफाई करनी है गैसेस जो कि एनोड पे और कैथोड पे रिलीज हुई हैं इस अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। नेम द प्रोसेस दैट अकर्स, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। प्रोसेस का नाम बताओ, और नाम जब आप बता रहे हो सो उसका नाम हमने उस टाइप का क्यों रखा वो भी आप रीज़न यहाँ मेंशन करोगे। इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, ब्राइन सोल्यूशन है, और ब्राइन का मतलब हमें पता है कि NaCl में जब वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर में NaCl होता है यानी कि सॉल्ट वाटर, कॉमन लैंग्वेज में हम कहें तो दैट इज नोन एज ब्राइन। ऑलराइट, अब हमें पता है कि ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, सो एनोड पे क्या लिया है, टाइटेनियम एनोड, और मिड स्टील कैथोड रखी गई है। इस टाइप के जो रिएक्शन हो रहे हैं, Na+ जा रहा है हमारे कैथोड की तरफ। हमें पता है कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस, ठीक है, और एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस। एनोड है ना, देखो एनोड है ना, सो एनोड से याद रखेंगे हम AN से एनायंस, ओके। सो एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस, कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस। हमें पता है Na+ क्या है, कैटायन है, दैट मीन इट विल गो टुवर्ड्स दी कैथोड। सो यहाँ जाएगा Na+, ऑल्सो H+ आयंस भी हमारे कैथोड पे जाएंगे। एनोड पे जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस में है हमारा Cl, एंड हमारी जो क्लोरीन गैस है वो जाएगी टुवर्ड्स दी एनोड, क्योंकि क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सो नेगेटिव आयन जाएंगे पॉजिटिव के पास, दैट इज एनोड इन दिस केस,
ऑलराइट, सो एनोड पे क्या है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ इस प्रोसेस का नाम रखा गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसीलिए क्योंकि एक तो यहाँ क्लोरीन का इवोल्यूशन हो रहा है, साथ में NaOH की प्रोडक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है और एक ऐसा बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि इसका नाम क्या है, एल्कली। ऑलराइट, सो इसीलिए हमने नाम क्या रखा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ हम रीजन बता देंगे। एज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आर एल्कली, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, नाउ लास्ट में आपको इक्वेशन मेंशन करनी थी। सो हमें पता है, इतना तो आपको गिवन ही था कि ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन दे दिया। सो इतना पता होना चाहिए आप सभी को कि NaCl और वाटर होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। प्रोडक्ट हमें नाम से ही पता लग गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। The leaves of a plant were covered with aluminium foil. How would it affect the physiology of the plant? अगर हमने प्लांट की लीव्स को, मान लो कि प्लांट की लीव है और मैंने उसको जो है एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दिया, सो प्लांट की जो फिजियोलॉजी है वो अफेक्ट कैसे होगी। और क्वेश्चन क्या है, हाउ इज लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। सो लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कैसे है, इन्वॉल्व कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन में। इफ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड, हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, इलैबोरेट। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। एक तो ये कि अगर एल्यूमिनियम फॉइल अगर हमने लीव्स पे ढक दी, सो क्या होगा, किस तरीके का रिएक्शन वगैरह, कुछ क्या फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होगा। और एक ये कि लिम्फेटिक वेसल्स अगर एक ह्यूमन बॉडी की ब्लॉक हो जाती हैं, सो क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि अगर लीफ पे हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कवरिंग कर देंगे जिसकी वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी लीफ, तो वहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही मेंशन करोगे कि नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल अकर। समझ आया। देन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा सो ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। So no photosynthesis will occur, so no glucose will be made. Also no respiration take place as no oxygen will be taken in. All right. यहाँ पर क्या होगा कि रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी नहीं होगा। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। जब यही प्रोसेस नहीं होगा सो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस एंड कोई भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ नो ट्रांसपिरेशन विल अकर। अब ट्रांसपिरेशन को क्यों रिलेट करा गया है यहाँ पर वो भी देखते हैं। इतना आपने जो मेंशन करा है उसका आपका मिलेगा आपको 1 मार्क। अब आपको ये भी बताना है कि प्लांट के फिजियोलॉजी किस तरीके से अफेक्ट होगी। सो वो आप बता सकते हो ट्रांसपिरेशन से। अब ट्रांसपिरेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं लीफ को कवर कर दूंगी किसी चीज़ से, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया, सो क्या होगा कि अगेन सनलाइट तो आ नहीं पा रही, सनलाइट लीफ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी। ट्रांसपिरेशन नहीं होगी सो कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, बिकॉज वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली ट्रांसपिरेशन पुल। सॉइल से मिनरल्स की अपटेक भी नहीं हो पाएगी बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपिरेशन पुल इन दिस केस। ऑल्सो जो टेम्परेचर रेगुलेशन है लीफ की सरफेस का वो भी अफेक्ट होगा बिकॉज यहाँ ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही। समझ आया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है
कि जैसे लीफ को कवर कर दिया, आप ये सोचो उससे हुआ क्या, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आपको मेंशन यहाँ करने हैं, इनडायरेक्टली नहीं कि सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी दैट्स वाई ऐसा ऐसा होगा, इनडायरेक्टली मेंशन कर दो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा बिना सनलाइट को मेंशन करे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिम्फ के बारे में। सो लिम्फ क्या करती हैं, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करती है इंटेस्टाइन में, ठीक है, and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood। extracellular spaces यानी कि जो सेल्स हैं यहाँ पर, जो extracellular spaces हैं वहाँ पर जो भी आपका वेस्ट वगैरह होगा, जो भी फ्लूइड होगा उसको ड्रेन कर देगी वापस ब्लड में, नॉट वेस्ट बस जो फ्लूइड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि लिम्फेटिक वेसल्स, अगर लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा सो क्या होगा। So this will lead to water retention and poor fat absorption in the body। So पहले आपने बता दिया कि लिम्फ का काम क्या होता है कि वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करती है इंटेस्टाइन में। सिंपल सी बात है, अगर वो ये काम करती है और हमने उसे ब्लॉक कर दिया तो फैट की तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगी ही बॉडी में। क्लियर सभी को? ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द 30th क्वेश्चन। रोहित वॉन्ट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का क्या मतलब है? इरेक्ट इमेज का मतलब है कि मान लो कि ये अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही हूँ मिरर के लिए, अगर मैं इस पोस्चर में खड़ी हूँ तो यही पोस्चर ऐसा का ऐसा मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। और इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा, मान लो ये पेन है, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, सो इमेज कैसी हो जाएगी, इस तरीके की, यानी कि एग्जैक्टली जो अपोजिट होगा ना, अपसाइड डाउन वाली कंडीशन विल बी इन्वर्टेड और एज इट इज वाली कंडीशन इज इरेक्ट, ठीक है। सो रोहित को क्या चाहिए, एक इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि मिरर भी बता दिया, कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स? यस, सो द कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर एंड जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इस तरीके से रेज वगैरह जाएंगी, सो इस तरीके से वो इधर उधर फैल जाएंगे बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग वाली प्रॉपर्टी। ऑलराइट, फोकल लेंथ भी गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब ये गिवन है कि कन्वर्जिंग मिरर है और हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। अब इरेक्ट इमेज यानी कि होनी चाहिए इमेज कैसी, वर्चुअल। हमेशा मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि वर्चुअल के साथ ही इमेज इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी, यानी कि वर्चुअल वाला तो एक ही केस है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो और अपनी इरेक्ट इमेज पाओ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, 40। ऑल्सो फोकल लेंथ कैसे लेंगे हम, नेगेटिव, बिकॉज इट्स केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ठीक है। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्टिफाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि आप मुझे वो रेंज बता दो जहां मैं ऑब्जेक्ट को रख सकती हूँ। सो जहाँ मेरा मिरर है, सो मिरर के पोल वाले डिस्टेंस से फोकस वाले डिस्टेंस के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, यानी कि 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर के विद इन इस वाले डिस्टेंस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इरेक्ट इमेज बनेगी। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन, यानी कि इस केस के आपको इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाना है और इस मिरर का एक यूज़ बताना है बेस्ड ऑन अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि ये वाला जो केस है इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इस मिरर का एक यूज़ बताना है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या रखना है हमें। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, बिटवीन 0 to 40 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही मेंशन करेंगे। ऑलराइट, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए कहा था, सो मेंशन करोगे रीज़न को कि इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे, ठीक है। और ये बन गया आपका रे डायग्राम। आपने क्या किया, यहाँ पर एक रे को पास कराया, ठीक है, और इस तरीके से आपका जितना भी ये जो रे डायग्राम है, देखो इस तरीके से आपकी रेज आ रही हैं। आपने यूज़ करा रूल जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे होती है वो उसी पाथ पे वापस से चली जाती है, यानी कि ये पाथ होगा इंसिडेंट रे का, सो यही पाथ होगा रिफ्लेक्टेड रे का। सो इस तरीके से आप क्या बना दोगे, अपना रे डायग्राम बना दोगे।
ठीक है। और इसका यूज़ क्या है कि ये शेविंग मिरर के लिए यूज़ करा जाता है और डेंटिस्ट के लिए यूज़ करा जाता है सो दैट उन्हें एनलार्ज इमेज मिल जाए टीथ की, या फिर शेविंग मिरर के केस में आप कह सकते हो फेस की, ठीक है। क्योंकि उस केस में क्या है, शेविंग मिरर में भी जो मिरर रखा होता है वो पर्सन के फेस के पास में ही होता है। सो इस पर्टिकुलर मिरर का जो फोकस है और उसका पोल है उसके बीच में ही कहीं पर्सन का फेस लाई कर रहा होता है। सो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द 31st क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लेंस गिवन है, ध्यान रखना यहाँ लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, देवश्री इसे यूज़ कर रही है लेबोरेटरी में एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जल्दी से मुझे बताओ, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या मैं कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव लेंस को यूज़ कर सकती हूँ या कॉन्वेक्स लेंस को? अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो कॉनकेव लेंस में जो है और कॉन्वेक्स लेंस में, देखो कॉनकेव लेंस में तो जितने भी केसेस होंगे वो कैसे होंगे कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखो, किसी भी डिस्टेंस पे रखो, इमेज जो है आपको कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। लेकिन मुझे कैसी चाहिए, मुझे तो चाहिए एनलार्ज्ड, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। यानी कि डेफिनेटली लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ को लेते हैं पॉजिटिव, सो इन दिस केस यू कैन टेक फोकल लेंथ एज +5 सेंटीमीटर, ठीक है। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ओके, मैग्निफिकेशन बतानी है कि इस ग्लास से क्या मिलेगी, और शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आइज एंड ट्राइज टू रीड, यानी कि यू रखा 10 सेंटीमीटर, सो रीड करने की कोशिश करी, अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ आपको गिवन है क्या कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज नियर पॉइंट, नियर पॉइंट गिवन है 25 सेंटीमीटर। और अगर देबाश्री अगर इसको रखेगी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम हर आइज, सो वो नियर पॉइंट से कम हो गया डिस्टेंस, सो वो उसको इस वजह से नहीं देख पाएगी, क्योंकि जो लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एटलीस्ट नियर पॉइंट तो हो ही। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है। आपको क्या है कि यू आपको गिवन है क्या, इमेज डिस्टेंस गिवन है -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज आपको गिवन थी ना कि कितनी है, -25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और हमें पता है कि ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि हमने फोकल लेंथ ली क्या, पॉजिटिव ले ली। मैग्निफिकेशन बतानी है, सबसे पहले u की वैल्यू निकालो, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हाइट भी नहीं पता और u भी नहीं पता, सो u निकालो पहले लेंस फॉर्मूला से। अब लेंस फॉर्मूला में ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला में हमारा क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन लेंस फॉर्मूला के केस में जो है यहाँ प्लस नहीं आता, ये होता है मिरर फॉर्मूला का केस, ठीक है। लेंस में आएगा नेगेटिव, बहुत ध्यान रखना है इस बात का। ऑलराइट, सो हमें क्या निकालना है, सो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ हम 1/f की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज +5 सेंटीमीटर्स = 1/v। अब v की वैल्यू हमें पता है -25 सेंटीमीटर्स एंड आ जाएगा -1/u, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालूंगी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/-25 - 1/5, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1/-25 - 1/5 का एलसीएम लेंगे, सो दैट विल बी 25, और यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ -1 रखेंगे, -5 - 6/25। अब ये -6/25 क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ 1/u, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये, 1/u की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए u की वैल्यू, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 25/6 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी u की वैल्यू -25/6 सेंटीमीटर्स, ओके।
अब हमें क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, v बाई यू। v क्या है, -25 है, ठीक है, -25 है, अपॉन में u की वैल्यू क्या है, -25 अपॉन 6, यानी कि ऊपर चला जाएगा 6, ठीक है। सो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 यानी कि 6। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, 6, यानी कि जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है, जो भी चीज़ है, वो 6 टाइम्स मैग्नीफाई हो चुकी है। ओके, सो हमारा सेकेंड पार्ट क्या था कि जो बुक है वो रखी थी डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम दी आईज, और हमें पता है जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का, यानी कि जो नियर पॉइंट है फॉर अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। इसी की वजह से जो पर्टिकुलर बुक थी वो रीडिंग प्रॉपरली उसकी नहीं हो पाई। ऑल राइट, ओके, नाउ द 32 क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। 32nd क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट फिक्सेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, he places a bar magnet in the center and sprinkles some iron fillings uniformly। यानी कि क्या किया कि एक वाइट शीट रखी पेपर की ड्राइंग बोर्ड पे, और वहाँ बीचों बीच क्या रख दिया, बार मैग्नेट रख दिया, और बार मैग्नेट के अराउंड कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। Then he taps gently and observe that iron fillings arrange themselves in a certain pattern. Why do iron fillings arrange themselves in a particular pattern? Which physical quantity is indicated by the pattern of field lines around the bar magnet? अब हमें ये बताना है कि कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेट हुई जो ये आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज करा अराउंड दी बार मैग्नेट। सो उससे कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा पैटर्न आपको जो फील्ड लाइंस का है वो मिला, ठीक है। और आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ऑल राइट, सो ये 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया है, एक बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के पास क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है क्या, साउथ पोल, ठीक है। एक क्या होगा, नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। सो अगर हम बार मैग्नेट के अंदर की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर जो है नॉर्थ से, यानी कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई साउथ तक पहुंचती हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके की जो है अरेंजमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ऑल राइट, ठीक है। सो अब हमें क्या बताना है कि ये जो पैटर्न है ये कौन फॉलो कर रही है, आयरन फिलिंग्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि ये क्या है जो मैंने ब्लैक कलर से शो करा है, ये है एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, और यहीं पर हमने क्या है, इन आयरन फिलिंग्स को प्लेस करा है, ठीक है। दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। The magnetic force experienced by these tiny magnets make them rotate and align themselves along direction of field lines, ठीक है। सो अब हमें पता है कि ये रखे हुए हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। हमें पता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हैं, सो वहाँ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो ये आयरन फिलिंग्स है, जब वो टाइनी छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, सो कुछ ना कुछ चेंज होगा उनकी डायरेक्शन में, उनकी पोजीशन में, यानी कि उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो इस अरेंजमेंट से इंडिकेट हुई है इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। अब ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड देख पा रहे हो, एक बार मैग्नेट ने जो प्रोड्यूस करी है, अब वही यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रखी है इस पर्टिकुलर सेटअप से, ठीक है। और ऑल्सो आपको थर्ड पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 2 प्रॉपर्टीज लिखनी थी। सो वो आप लिख सकते हो कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और हमेशा क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
ओके, सो और वाला क्वेश्चन क्या है कि एक कंपास नीडल को प्लेस कर दिया हमने एक करंट कैरिंग वायर के पास, ठीक है। सो कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। यानी कि आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, 2 केसेस हैं, ये आपको रीड करने हैं और बताना है कि जो कंपास नीडल है जो कि एक करंट कैरिंग वायर, मान लो कि करंट की डायरेक्शन है और यहाँ कोई कंपास नीडल रखी है, ठीक है। सो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड, यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, उसका आपको रीज़न देना है हर एक केस में कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर में उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, ऐसा क्यों हुआ ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कंपास नीडल को डिस्प्लेस कराया गया अवे फ्रॉम दी वायर, मतलब डिस्प्लेस हो चुकी, ये करंट था ना इस वाले वायर में, सो द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम दी वायर। इन दोनों स्टेटमेंट्स के आपको रीज़न देने हैं कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के पास निडल रखते हैं, मैग्नेटिक निडल, सो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों हुई। ओके, the deflection in the compass needle increases as magnetic field of the current carrying conductor is directly proportional to current flowing through it। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि जो है कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन बड़ी है, क्यों बड़ी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर की, करंट कैरिंग कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, उसीलिए क्या हुआ, उसी वजह से जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल में वो भी बढ़ गई, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सो डिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। The deflection in the needle decreases as the magnetic field is inversely proportional to the perpendicular distance from the wire। अब क्या हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट हो रही थी ना हमारी मैग्नेटिक निडल की, वो क्यों हुआ था, डिफ्लेक्शन क्यों हो रही थी, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है निडल में वो कम होती है जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर का वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड हमें महसूस होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कम हो पाएगी अगर ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। सो यही आप रीज़न यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट आर इट्स causes and what steps are being taken to limit this damage। आपको बताना है कि ओजोन लेयर में जो डैमेजेस हो रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम उन पे ध्यान दें। अब वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से डैमेज हो रही हैं, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जो हम इस डैमेज को कम से कम कर सकें, यानी कि हम इस डैमेज को रिड्यूस कर सकें, ऐसे हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। ऑलराइट, सो आप यहाँ क्या बता दोगे कि डैमेज क्यों है, एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्यों है कि हमारी ओजोन लेयर में डैमेज हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज कि ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रिवेंट करती है फ्रॉम दी हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम दी सन। इस पॉइंट को आप ज़रूर मेंशन करोगे, ठीक है। कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज दी ओजोन लेयर शील्ड्स दी सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम दी सन। शील्ड का मतलब क्या है कि एक तरह से उसने कवरिंग बना रखी है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रखी है, विच कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। अगर यूवी रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अगर अर्थ पे आते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स पे अगर वो स्ट्राइक करते हैं यूवी रेडिएशन, तो उससे क्या हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। सो इसीलिए क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ओजोन लेयर को प्रिवेंट करना पड़ेगा। सिंथेटिक केमिकल्स, अब आपको बताने हैं किन कारणों की वजह से डैमेज हो रहा है। सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, CFCs, ठीक है। सो CFCs क्या है, दे विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स।
अब हमने मिड टर्म सैम्पल पेपर में देखा था कि जो CFC है उसकी जो यूजेज है CFC की वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर दी गई है, क्योंकि वो ओजोन लेयर को जो है डिस्ट्रक्ट करती है। अब CFC को हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में एट द मेन रीज़न फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये मेंशन करोगे कि रीज़न क्या है। अब स्टेप्स क्या क्या ले सकते हो इस डैमेज को लिमिट करने के लिए कि एक डैमेज कम से कम होए। Many developing and developed countries have signed and are obeying the direction of UNEP. UNEP क्या है? United Nations Environment Program। अब बहुत सारे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या किया, UNEP की डायरेक्शंस को ओबे करने के लिए साइन किया to freeze or limit the production and usage of CFCs as at 1986 levels। यानी कि हम क्या करेंगे, बहुत ही कम CFCs का यूज़ करेंगे, यानी कि रेफ्रिजरेंट्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम CFCs का कम से कम यूज़ करेंगे। और 1986 वाले ईयर में जो भी CFC के लेवल थे वहीं पर हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन को फ्रीज कर देंगे, लिमिट कर देंगे, यानी कि उसी प्रोडक्शन लेवल पे हम रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा सेक्शन C होता है कंप्लीट। ऑल राइट, सो विद दिस हमारा सेक्शन C होता है कंप्लीट और सेक्शन D और E को हम कर लेंगे इन दी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेक्शन D और E को, और सेक्शन D और E में क्या है, बहुत आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और सेक्शन E में है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो इनको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। आई होप कि आपको सेक्शन B, C और A में भी, ABC में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो वेट करना सेक्शन D और E वाली वीडियो के लिए। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।